नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। मैं हूं होरितन आपके साथ। नजर डालते हैं आज के खबरों पर। भोपाल में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में ओबीसी मोर्चा द्वारा जातिगत जनगणना पर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण बचपा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, मंत्री कृष्ण गौर, सांसद गणेश सिंह और प्रदेश भर के ओबीसी के वर्ग के पदाधिकारी मौजूद थे। आइए आगे सुनिए। हाय बहन जी, शुरू करें। मैं आप लोगों से एक अनुरोध कर लेता हूँ, क्योंकि आज हमारे ओबीसी मोर्चे के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय के लक्ष्मण जी आज इस कार्यशाला में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो वो आज मीडिया को विशेष तौर पर संबोधित करेंगे। इसलिए मुझे आप छुट्टी देंगे तो अच्छा होगा, ठीक है ना? मध्य प्रदेश शाखा के माध्यम से जो प्रांतीय कार्यशाला आयोजित किया गया, इस कार्यशाला के माध्यम से देश भर में एक संदेश लेकर हम लोगों के बीच में जाना चाहते हैं कि मोदी जी ने जो ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जातिगत जनगणना, ये राहुल गांधी बार बार लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास किया जा रहा है, हमारे दबाव से मोदी जी ने निर्णय लिया जातिगत जनगणना करने के लिए। मैं सवाल करना चाहता हूं राहुल गांधी जी को, आपके परिवार के सदस्य 3 लोग प्रधानमंत्री बने और लगभग आपके पार्टी 60 साल शासन में थी। कभी जनगणना के बारे में, जातिगत के बारे में कभी किया नहीं, सोचा नहीं। और मैं पूछना यही चाहता हूं कि काका कलेकर कमीशन को क्यों आप विरोध किए, क्यों आप चर्चा में नहीं लिए? ये ओबीसी समाज के कल्याण के लिए जो सिफारिश किया गया था, उसको ठंडे बस्ती में फेंक दिया गया था। मंडल कमीशन का विरोध कौन किया? राजीव गांधी किस तरह बयान दिया, लोग आज जानना चाहते हैं। समय समय पर आप ओबीसी समाज का आरक्षण का मुद्दा आया, जो आयोग ने प्रस्ताव रखा, उसका आप सख्त विरोध किया। कांग्रेस पार्टी, नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी जी और राहुल गांधी ने। इसलिए आज आप लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं, मोदी जी ने 11 साल के अंदर आज जातिगत जनगणना ही नहीं, आज पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया और हमारे गरीब ओबीसी बच्चों पढ़ाई के लिए, अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के लिए केंद्रीय विद्यालय, नवोदय पाठशाला, सैनिक स्कूलों में, न्याय विश्वविद्यालय में 27% आरक्षण दिया। और नीट माध्यम से होने वाले MBBS MD परीक्षाओं में भी आरक्षण देने से हमारे बच्चे आज डॉक्टर बनने के लायक बन गए। और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो बनाए, ये सभी योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा। इसीलिए आज मध्य प्रदेश के अंदर जी हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में किस तरह ओबीसी समाज के कल्याण के लिए अन्य जो प्रोग्राम लिया जा रहा है, इस तरह मध्य प्रदेश हर गांव पहुंचना चाहते हैं। ओबीसी मोर्चा हर गांव भी पहुंचेंगे और लोगों का जागरूक करेंगे और मोदी जी का समर्थन के लिए खड़ा रखेंगे और कांग्रेस का, राहुल गांधी का भी पर्दा जरूर फारिश करेंगे। हमारे बहन जो आज हमारे कृष्णा गौर जी ने, उनके नेतृत्व में भी ओबीसी का किस तरह कल्याण आज मध्य प्रदेश के अंदर किया जा रहा है, ये मुद्दे को लेकर हम हर घर जाएंगे, हर गांव भी ओबीसी मोर्चा पहुंचेगा। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने शनिवार को दिल्ली में ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी से मुलाकात के दौरान कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है और उम्मीद करता है कि उसके सहयोगी भी इसका पालन करेंगे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए बराबर आतंकवादी के हमले की कड़ी निंदा करने के लिए यूनाइटेड किंगडम को धन्यवाद दिया। जयशंकर ने यहां भी कहा
कि भारत कभी भी अपराधियों को अपने पीड़ितों के बराबर नहीं रखेगा। आगे सुनिए। But at the outset, let me thank the government of the United Kingdom for the strong condemnation of the barbaric terrorist attack in Pahalgam in the Union Territory of Jammu and Kashmir, and for your solidarity and support to India in the fight against terrorism. We practice a policy of zero tolerance against terrorism and expect our partners to understand it. And we will never countenance perpetrators of evil being put at par with its victims. Foreign Secretary, the recent conclusion of the India-UK FTA and the Double Contribution Convention is truly a milestone. It will not only propel our two-way trade and investment, but will also have a positive effect on other strategic aspects of our bilateral ties. It would also contribute to the strengthening of supply and value chains. Since your last visit to India, there have been significant initiatives on which both of us have taken, and those initiatives have progressed well. I would single out the Technology Security Initiative, which will enable deeper collaboration in strategic technology sectors of AI, semiconductors, telecom, quantum, health tech, biotech, critical minerals, and advanced minerals. We've also launched the Strategic Exports and Technology Cooperation Dialogue, the first meeting of which I believe was held this week. This will enhance, among others, the TSI's effectiveness in promoting trade in critical and emerging technologies, including the resolution of relevant licensing or regulatory issues. Similarly, the UK-India Infrastructure Financial Bridge can unlock quality long-term capital flows from the United Kingdom to India, and that would surely contribute to our infrastructure development. There's very good collaboration in the education sector, with many more universities, I believe, planning to establish their campuses in India. And on the people-to-people. But at the outset, let me thank the government of the United Kingdom for the strong condemnation of the barbaric terrorist attack in Pahalgam in the Union Territory of Jammu and Kashmir, and for your solidarity and support to India in the fight against terrorism. We practice a policy of zero tolerance against terrorism and expect our partners to understand it. And we will never countenance perpetrators of evil being put at par with its victims. Foreign Secretary, the recent conclusion of the India-UK FTA and the Double Contribution Convention is truly a milestone. It will not only propel our two-way trade and investment, but will also have a positive effect on other strategic aspects of our bilateral ties. It would also contribute to the strengthening of supply and value chains. Since your last visit to India, there have been significant initiatives on which both of us have taken, and those initiatives have progressed well. I would single out the Technology Security Initiative, which will enable deeper collaboration in strategic technology sectors of AI, semiconductors, telecom, quantum, health tech, biotech, critical minerals, and advanced minerals. We've also launched the Strategic Exports and Technology Cooperation Dialogue, the first meeting of which I believe was held this week. This will enhance, among others, the TSI's effectiveness in promoting trade in critical and emerging technologies, including the resolution of relevant licensing or regulatory issues. Similarly, the UK-India Infrastructure Financial Bridge can unlock quality long-term capital flows from the United Kingdom to India, and that would surely contribute to our infrastructure development. There's very good collaboration in the education sector, with many more universities, I believe, planning to establish their campuses in India. And on the people. इधर बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की लगातार आलोचना के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री गिरीश
गिरिराज सिंह ने दोनों नेताओं और खासकर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और पलटवार करते हुए कहा कि कृपया तेजस्वी से कहे कि वह अपने पिता लालू यादव से पूछे कि उनके कार्यकाल में कानून व्यवस्था सबसे खराब क्यों थी। उन्होंने कहा कि लालू यादव के कार्यकाल में बच्चों को देर तक बाहर नहीं रहने दिया जाता था, नव विवाहितों को परेशान किया जाता था, शोरूम से सीधे गाड़ियां छीन ली जाती थी और अब वे कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार और पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और अब कानून व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश करने वालों को तुरंत गिरफ्तार कर दिया जाता है और कानून अपना काम करता है। तो आगे सुनिए। राहुल गांधी और तेजस्वी कान खोल करके सुन ले कि आज चोर चोरी के खिलाफ बात कर रहा है। लालू जी के राज में फिरौती का पंचायती कहाँ होता था, उनके लोग ने ही इसका खुलासा किया। मैं तेजस्वी यादव से कहना चाहता हूं कि अपने पिताजी लालू यादव से पूछें और राहुल गांधी जी जिनके बल पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, लालू यादव के बल पर, लालू यादव के राज में शाम को घर से निकलता था, माँ कहती थी बउआ घर आ जइहा सूरज डूबे से पहले, सांझ होवे से पहले। वो जमाना था जो पति पत्नी नवविवाहिता को उतार लिया जाता था और गाड़ी छीन लिया जाता था, शोरूम से गाड़ी निकाल लिया जाता था, अपहरण होता था। आज जो भी गुंडे इस वारदात को किसी के कहने पे करते हैं, कुछ लोग साजिश भी कर रहे हैं 1 साल से कि माहौल खराब करे, उसको पुलिस सजा भी दे रही है। उस समय सजा भी नहीं दे पाती थी। पटना में एसपी के सामने से जबरदस्ती छीन करके अपराधी को छुड़ा लिया गया था। चोर चोरी के खिलाफ बोले, जाके पूछे अपने पिताजी से, लालू यादव से। और आज भी कह रहा हूं, इस राज्य में लोग सहमे हुए हैं, कोई बाहर से आ नहीं रहा है कि यहाँ इन्वेस्ट करें। लालू जी से इतना भय है और ये भयभीत करने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार है, जहां विकास का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। इनके राज में तो गांव में सड़कें नहीं थी, आज चमचमाता हुआ सड़क है। हम बेगूसराय से 1.5 घंटे में पटना पहुंचते हैं, 5 घंटा में पहुंचते थे। इसीलिए बिजली नहीं थी, बिजली आज है, पहले बिजली देखने को नहीं मिलता था। आज बिहार में लालू यादव का राज नहीं है और जो भी अपराध करेगा या करवाने की कोशिश करेगा, उसका साजिश भी खुल रहा है, पर्दा भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में कनाडा के कानानास्किस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। खबरों के अनुसार मोदी को कल कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का फोन आया। प्रधानमंत्री मोदी के सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कार्नी को उनकी हालिया चुनावी जीत पर बधाई दी और कानानास्किस में G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। मोदी ने कहा कि भारत और कनाडा आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर नए जोश के साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे संबंध है। कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कानानास्किस में इस महीने की 15 से 17 तारीख तक ग्रुप ऑफ 7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ऑटोवा में पत्रकारों से बात करते हुए प्रधानमंत्री कार्नी ने कहा, G7 शिखर सम्मेलन उभरते और विकासशील देशों के साथ साझेदारी बनाने पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि भारत को इस शिखर सम्मेलन में शामिल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं
में से एक है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए सुनते हैं। So let's put the two aspects in context. First is we are in the role, Canada is in the role of the G7 chair. And in those discussions, as agreed with our G7 colleagues, include important discussions on energy security, on digital future, critical minerals, amongst others, and partnerships actually in building infrastructure in the emerging and developing world. There are certain countries that should be at the table for those discussions, and in my capacity as G7 chair, consultation with others, some others, make those determinations. India, the 5th largest economy in the world, effectively the most populous country in the world, central to a number of those supply chains, at the heart of a number of those supply chains, so it makes sense. And in addition, bilaterally, we have now agreed, importantly, to continued law enforcement dialogue. So there's been some progress on that. It recognizes issues of accountability. I extended the invitation to Prime Minister Modi in that context, and he has accepted. कनाडा के साथ भारत के संबंधों पर टिप्पणी करते हुए भारतीय राजनयिक अनिल त्रिनुनायक ने कहा कि पिछली कनाडाई सरकार खास तौर पर प्रधानमंत्री की वजह से इसमें गिरावट आई है, जिन्होंने कनाडा को आतंकवादी और चरमपंथी देशों और समूहों के साथ जोड़ना अपना मिशन बना लिया था। सौभाग्य से नए प्रधानमंत्री और सरकार समझती है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में माफ नहीं किया जा सकता। आगे सुनते हैं। As we are aware that India is virtually a permanent member of the G7+1. In last 7-8 years, we have seen that Prime Minister Modi has been consistently invited and has attended, especially as India seeks to play a bigger role like a bridge builder between the East and the West, and we have seen the role that Prime Minister Modi played during this ongoing Russia-Ukraine crisis and other crises. India has also emerged as a sane voice in the international discourse. So I don't think it's any wonder, despite the downturn that our relationship with Canada has taken because of the previous government and particularly the previous Prime Minister, who made it as a mission to align Canada with terrorist countries, with terrorist groups, extremist groups. Fortunately, the new Prime Minister and the new dispensation, they have an Indian origin foreign minister as well, and several other members of the government. They do understand that terrorism cannot be condoned under any circumstances, and hopefully they will restrain them. And there was a fitting response by the electorate in Canada when they discarded these extremist elements. Prime Minister Modi was one of the first to have congrats and congratulations to the new Prime Minister Carney. And it is in the fitness of things and appropriate that Prime Minister Carney called Prime Minister Modi and invited him to go for to join the G7 summit in Canada. It is an important grouping, and India's voice counts even there. And especially in a situation like this, when we have just come out of a limited war on terrorism against Pakistan, Prime Minister will be able to speak to all the top G7 leaders. A lot of groundwork has been done by the parliamentarians who were sent, our diplomats, our foreign secretary, our foreign minister, everybody. But now at the highest level, a clear message India will convey that world needs to stand together. Besides, Prime Minister Modi will also be going to the BRICS. So once again, as the world is looking to get out of this global churn somehow, I think India's role is going to be quite marked. And let us hope that the good sense prevail on certain elements in the Canadian government and society that extremism can pay. So they have to
रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने मुंबई के रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान को 151 करोड़ रुपए के बिना शर्त अनुदान की घोषणा की है, जहां से उन्होंने 1970 के दशक में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। अंबानी ने शुक्रवार को संस्थान में 3 घंटे से अधिक समय बिताया, जिससे उस समय यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल के टेक्नोलॉजी कहा जाता था। वे प्रोफेसर MM शर्मा की जीवनी दिव्य वैज्ञानिक के प्रकाशन के लिए आयोजित समारोह में शामिल होने के लिए वहां गए थे। उन्होंने यहां भी याद दिलाया कि कैसे प्रोफेसर शर्मा द्वारा UDCT के दिए गए पहले व्याख्यान ने उन्हें प्रेरित किया और कैसे प्रोफेसर शर्मा ने बाद में भारत के आर्थिक सुधारों के संत वास्तुकार की भूमिका निभाई। प्रोफेसर शर्मा ने नीति निर्माताओं को प्रभावित किया कि भारत के विकास का एकमात्र तरीका भारतीय उद्योग को लाइसेंस परमिट राज के मुक्त कराना है, जिससे भारतीय खिलाड़ी पैमाने का निर्माण कर सकेंगे, आयात पर निर्भरता कम कर सकेंगे और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। आइए हम सुनते हैं। और belongs to that rare community of teachers for whom teaching itself is their dharma. Their passion is to make a difference to the life of humanity. The word that best captures Professor Sharma's personality is that he is an influencer. The word influencer has gained currency in recent times in the age of social media, but Professor Sharma has been an influencer from the 60s. He is an influencer with a difference. Today, India has the world's largest population of youth. We need tens of thousands of gurus like him who can teach our youth to combine success with sanskar. This combination is necessary to realize the dreams of Viksit Bharat. And my fifth idea is not an idea, it's an instruction that Professor Sharma gives me, and when, like he gave to my father, when he tells us something, we just listen, we don't think. So he told me, Mukesh, like you have to do something big for ICT. So I said, sir, you tell me whatever you want. So he says, announce 151 crores to ICT on an unconditional basis. And I am very, very pleased to announce that for Professor Sharma. Thank you. Dignitary alumni and students of ICT, Indian culture places an obligation on every student to repay our debt to the Guru in the form of Guru Dakshina. So how can we as a nation pay a befitting Guru Dakshina to Professor MM Sharma and all the professors that we have? Let me present 4 ideas. First, we must make India a deep tech nation and a world leader in advanced manufacturing using AI and other breakthrough technologies. Our universities, institutions of higher learning, and research laboratories should have a strong focus on producing tomorrow's technologies, especially in proteins, enzymes, and other areas of chemistry that can cure complex diseases, prolong human life, and create new materials, clean up environment, and boost productivity exponentially. My second idea, after the 1990s, the private sector unlocked the potential of India's economic growth. Now it should also unlock the potential of India's education development. Our businesses should get tightly integrated with academia, especially by bringing a problem-solving approach to learning and research. ICT has shown the way. अभी के लिए इतना ही। ऐसे ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।